Welcome to Webline. ल्यूरेन वापस आ जाता है। वो कहता है कि मास्टर ने हमें एक नया केस दिया है जो कि थाईलैंड में है। यू शेंग जियान्यू को अचानक से ही किस कर लेता है तो नेथरकिंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे किस करने की। तो वो कहता है कि मम्मी। जियान्यू कहती है कि डरा क्यों रहे हो, वो छोटा बच्चा है। ल्यूरेन सोचता है कि मैं थोड़ी देर दूर क्या गया, ये तो फैमिली ही बन गई। अगले दिन ये लोग थाईलैंड पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद जियान्यू को चियान मिलता है। उसे देखकर नेथरकिंग खुश नहीं था। चियान कहता है कि जियान्यू तुमसे मिले काफ़ी टाइम हो गया। ल्यूरेन कहता है कि ये कौन है। चियान कहता है कि शवयू तुम्हारे साथ ये बच्चा कौन है। तो जियान्यू कहती है कि ये मेरा बेटा है। वो यूशंग से कहती है कि जल्दी से अंकल को ग्रीट करो। तो वो कहता है कि गुड डे अंकल। तो चियान कहता है कि हेलो, पर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था। जियान्यू कहती है कि वैसे तुम यहाँ कर क्या रहे हो। तो चियान कहता है कि मैं यहाँ पर बिजनेस ट्रिप पर आया हूँ। इनिन ने मुझसे कहा था कि तुम काफ़ी दूर चली गई हो और वापस नहीं लौटने वाली, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे दोबारा इस तरह से मिलूँगा। जियान्यू कहती है कि अब तो मैं इनिन की तरह ताओइस्ट बन गई हूँ। ल्यूरेन ये मेरा सीनियर है। जियान्यू फिर नेथरकिंग की ओर देखती है और सोचती है कि इसके बारे में मैं क्या बताऊँ। तभी ही यूशंग कहता है कि ये मेरे डैड है। जियान्यू कहती है कि चुप रहो। चियान कहता है कि हेलो, मैं तुम्हें किस नाम से बुला सकता हूँ। तो नेथरकिंग कहता है कि तुम मुझे मिस्टर जियान के नाम से बुला सकते हो। चियान कहता है कि तुम्हारा सरनेम भी जियान है। तो वो कहता है कि हाँ, क्योंकि हमारी शादी हुई है तो हम एक फैमिली हुए। ल्यूरेन कहता है कि आपने कहा कि आप यहाँ काम करने के लिए आए हो, तो मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। क्या आप हमें अपने घर पर ले जा सकते हो। तो चियान कहता है कि क्यों नहीं। रास्ते में जाते टाइम चियान पूछता है कि ये बच्चा कितने साल का है। तो जियान्यू को कुछ पता नहीं था, तो वो नेथरकिंग की ओर देखती है। नेथरकिंग कहता है कि ये 4 साल का है। ये सुनकर चियान को दूसरा सबसे बड़ा झटका लगता है। वो उसे होटल में छोड़कर आ जाता है। फिर वो सोच रहा था कि जियान्यू का एक बच्चा है और मैं अभी तक सिंगल हूँ। घर में आने के बाद ल्यूरेन कहता है कि प्लम, जो ये तुम्हारा दोस्त है ना, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान लगा। क्यों नेथरकिंग, मैंने ठीक कहा ना। तो नेथरकिंग कहता है कि ऐसी बात है। आगे ये सभी लोग मोंग के बारे में बातें करने लगते हैं। तो नेथरकिंग कहता है कि क्यों ना हम उस जगह पर जाकर देख लें। वो इन सभी लोगों को टेलीपोर्ट करके मंदिर पर लाता है। नेथरकिंग कहता है कि चिंता मत करना, मैंने अपने जादू की मदद से तुम सभी लोगों को गायब करके रखा है। यूशंग कहता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग कर क्या रहे हैं। तो जियान्यू उस ओर देखती है। वहाँ पर कुछ मोंक एक लाश को लेकर जा रहे थे। नेथरकिंग कहता है कि उस तरफ मत देखो, पर जियान्यू फिर भी देखती है। एक मोंक जो कि एक इविल स्पिरिट था, वो जियान्यू की ओर देखता है। जियान्यू को पता लग जाता है कि ये सारे मोंक इविल स्पिरिट है। ये लोग उनके पीछे पीछे जा रहे थे एंड देख रहे थे कि ये मोंक उस लाश का कर क्या रहे हैं। वहाँ कब्र पर जाने के बाद इन्हें पता लगता है कि ये मोंक उस लाश को खा रहे हैं। नेथरकिंग कहता है कि मैंने ये नज़ारा पहले कभी नहीं देखा। असली मोंक यहाँ पर मौजूद है, पर फिर भी वो इन ज़ॉम्बी को उस मोंक की लाश खाने क्यों दे रहे हैं। जियान्यू कहती है कि हमें उससे जाकर पूछ लेना चाहिए। तो नेथरकिंग आगे बढ़ता है। वो मोंक नेथरकिंग को देखकर कहता है कि डेविल आ गया। जियान्यू कहती है कि हमें आपसे कुछ पूछना है। नेथरकिंग उसे थाई भाषा में पूछता है कि ये सारे लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तो वो मोंक थाई भाषा में कुछ कहता है। अब नेथरकिंग उसका ट्रांसलेट करके जियान्यू को कहता है कि 2 साल पहले इस टेम्पल में खून की नदियाँ बही थी। यह टेम्पल बहुत ही ज़्यादा पवित्र हुआ करता था, पर जब से वो खून की नदियाँ बही तब से सब कुछ खत्म हो गया। उस दिन आधे से ज़्यादा हमारे टेम्पल के मोंक मर चुके थे। मरने के बाद वो मोंक आम इंसान को खाने लगे। इवन उसने तो हमारे कहीं मोंक को भी खा लिया। यह मंदिर पूरा मोंक की लाशों से भरा हुआ था। जियान्यू कहती है कि इस कहानी में कुछ तो अधूरा है। लगता है कि हमें इस टेम्पल के अंदर जाकर देखना पड़ेगा। ये लोग टेम्पल के अंदर जाते हैं और बुद्धा की मूर्ति के पीछे जाते हैं, जहाँ पर एक खुफिया सुरंग जैसा था। उस रूम में जितने भी मोंक मरे थे उनकी लाश को लटकाया गया था। जियान्यू कहती है कि सच में लोग कितने खतरनाक होते हैं। नेथरकिंग की नज़र एक भट्टी पर जाती है, तो वो उसे टच करने के लिए जाता है। जैसे ही वो उसे टच करता है तो उसके माथे पर का फ्योरी लोटस चमकने लगता है। नेथरकिंग जोर जोर से चिल्ला रहा था क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। जियान्यू से पूछती है कि युवान, क्या तुम ठीक हो। नेथरकिंग थोड़ी देर ऐसे ही रहता है एंड वापस आने के बाद कहता है कि मैं ठीक हूँ। वैसे इस भट्टी के अंदर स्ट्रॉन्ग मात्रा में इन एनर्जी भरी हुई है।
इस टेंपल में बहुत सारी अजीब चीज़ें हैं। जब मैंने इस भट्टी को टच किया तो मुझे मेरा पास्ट याद आया। जियान्यू कहती है कि कैसा पास्ट, क्या तुम मुझे ठीक से बताओगे? नेथरकिंग कहता है कि जब मैं छोटा था तभी मैं एक आत्मा बन गया था। मैं नेथरकोट से भाग आया था। तब मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक थी। तब मुझे एक ताओइस्ट लड़की मिली। वो ताओइस्ट लड़की मुझे माउंट माओ ले जाना चाहती थी ताकि मैं ज़्यादा सफ़र ना करूं। जैसे ही हम लोग माउंट माओ जाने के लिए निकले तो वहाँ पर कुछ लोग आए जो कि मेरे पीछे पड़े थे। उन लोगों ने जब उस लड़की को देखा तो उसे पकड़कर उसको इस भट्टी में डाल दिया। उस लड़की की बॉडी जलकर पूरी राख हो गई। मैं उस लड़की को मरने नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने उसकी आत्मा को कलेक्ट करने की सोची। पर उस लड़की के मरने के बाद उसकी आत्मा ने इस भट्टी के अंदर फेयरी लोटस को प्रोड्यूस किया। उस फेयरी लोटस को उस लड़की ने मुझे दे दिया। उसके जाने के बाद मैं नेथरकिंग बन गया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आत्मा इसी तरह से जिंदा रहे। मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी कि वो लड़की की आत्मा बस ऐसे ही आत्मा बनकर मेरे साथ रहे। शायद इसीलिए मुझे नेथरकिंग बनाया गया। ये सब कुछ हो गया पर मुझे अभी भी उस लड़की का नाम याद नहीं है। जियान्यू कहती है कि कितने दुख की बात है, तुम्हारी ज़िंदगी में तो सच में मैस फैला हुआ है। तुम्हारी ज़िंदगी तो एक मिजरेबल ज़िंदगी थी। मैं आशा रखती हूँ कि तुम्हें उस लड़की का नाम जल्दी ही पता लग जाए। नेथरकिंग सोचता है कि मुझे उसका नाम जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो लड़की अब मुझे मिल गई है। सो आज का चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।